जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का फ्रंटलाइन फेस। दोस्तों, आज फ्रंटलाइन फेस में जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो शख्सियत हैं डॉक्टर श्रद्धा कट्टानी। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। डॉक्टर श्रद्धा कट्टानी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन उनका देना चाहूँगी। आपने बहुत ही अच्छा बैलेंस एजुकेशन और बिजनेस में बनाया हुआ है। आप डायरेक्टर हैं मुस्कान क्लब की, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि कम से कम 3000 मेंबर्स के करीब उसके अंदर हैं। ओरिएंटल पैलेस रिसोर्ट की आप डायरेक्टर हैं। एग्जीक्यूटिव उदयपुर होटल एसोसिएशन की आप हैं। असिस्टेंट गवर्नर रोटरी मीरा क्लब, डायरेक्टर मातुश्री महिला क्लब की आप हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ माहेश्वरी सेवा सदन हैं और फाउंडर ऑफ पीटी स्टूडियो हैं। मैम, इतना सब कुछ कैसे? पहला सवाल मेरा ये। वो कहते हैं ना कि जब अपने को समय की वैल्यू हो और समय का मैनेजमेंट, अगर हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर लेते हैं तो हम लोग किसी भी और कितने भी चीज़ों को संभाल सकते हैं। वो जैसे एक कहावत है कि गुड मैनेजर मैनेजेस लीस्ट एक्चुअली। तो उस हिसाब से सारा काम बैलेंस हो रहा है, चल रहा है, और उसके अलावा मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैम, कब से शुरू किया आपने? मैंने 92 से काम शुरू किया। और वैसे आपको बताऊँ, मेरी जर्नी बहुत अजीब सी है कि 92 में मैं 18 साल की थी और मेरी शादी हो गई थी। लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे को सारी पढ़ाई करवाई। मैंने बाद में BA किया, MBA किया और PhD किया इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड LLB भी मैंने ज्वाइन किया। लेकिन लास्ट वाला पेपर मैं नहीं दे पाई। लेकिन हाँ, मैंने ये सारी पढ़ाई 16 साल तक मैं शादी के बाद पढ़ी, साथ में पढ़ाई करी, बिज़नेस भी संभाला एंड बच्चे भी उस दौरान हो गए। तो सारी चीज़ें मतलब लकी रही आप। जहाँ ज़्यादातर महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि शादी हो जाने के बाद या फिर ससुराल में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। नहीं, आई एम लकी वन कि मतलब आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली कि मेरे को अच्छे ससुराल वाले मिले, अच्छे हस्बैंड मिले, अच्छी फैमिली मिली, इसलिए मैं इतना कुछ कर पाई। और मारवाड़ी फैमिलीज़ में वैसे भी उस समय में, उस ज़माने में 28 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि लेडीज़ को बाहर निकलना, वो भी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बैठना एक मारवाड़ी औरत को, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी। लेकिन सब जहाँ टोटली कंजर्वेटिव सोच के साथ था। और उस समय में मेरे ससुराल वालों ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना आगे रखा, एक एग्जाम्पल सेट किया है। यस, ज़रूर, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल सेट ही किया। ये बिजनेस वूमन आप हैं, लेकिन मुस्कान क्लब जो आपका है मैम, वो कहीं ना कहीं एक ओल्ड एज होम की तरह या डे केयर आप कहें, ये आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली काफ़ी समय से जब काम कर रहे थे और ऐसे हम लोगों से मिल रहे थे कि जिनके मतलब घरों में वो बोर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन अब राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ सबको अपनी नाक की परवाह होती है। भले ही घर में कितना भी लड़ लें, लेकिन बाहर तो माँ बाप को नहीं निकाल सकते या वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते। तो ये सब हम लोग देख रहे थे और देखते देखते हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसा अपन एक व्यवस्था करें जिसमें वो लोग आएँ, उनके 5-6 घंटे वो वहाँ पर बिताएं, ताकि उनके घर वाले भी सुखी हो जाएं और वो भी सुखी हो जाएं। रिक्रिएशन मतलब एक हम लोगों ने सोचा कि यूथ रिविजिटेड वाली चीज़ को हम लोग करवाएं। और एक डे केयर सेंटर खोला, उसमें हमने पूरी उनके लिए रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ रखी और वो सक्सेसफुली बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब वृद्धाश्रम नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन डे केयर सेंटर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और कहीं ना कहीं उन लोगों तो को बस भी एक लाइफ दोबारा जीने का मौका मिला। और ये लगता था कि अकेले ही सारा खाने से नहीं होता, सबके साथ मिल बांट के अपन अच्छे से खाएं और उनको भी अच्छा फील कराएं। तो इस वजह से ये मुस्कान क्लब की स्थापना हुई। मैम, अभी का अगर सिनेरियो देखें तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से काफ़ी मार्केट में उतार चढ़ाव आए हैं। काफ़ी मतलब ये कहें कि हर वर्ग कहीं ना कहीं परेशान हुआ है, कहीं ना कहीं इससे हर वर्ग पे फ़र्क पड़ा है। आप क्या सोचती हैं? नहीं, डेफिनेटली यस, कि सारे वर्गों पर फ़र्क पड़ा है। जिन लोगों को खाने पीने को
जैसे जो लेबर क्लास था उन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सही है। सरकार ने काफ़ी काम किया, पता नहीं कितना वो सक्सेसफुली हुए नहीं हुए। आज सभी बिजनेस पर, भले ही हॉस्पिटैलिटी था या भले ही आपके जो दुकानदार थे जो बेचारे इतना स्टॉक लेके बैठे हुए थे वो थे या कुछ भी थे, देखो फ़र्क तो सबको पड़ा है। इकोनॉमिक पूरी हमारी जीडीपी पूरी डाउन हो गई, सारा ये सब बहुत सारा परेशानियां आई हैं और हम सब ने एक्चुअली इसके पीछे एक ये भी था कि एक अकेले हम पर ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से जूझ रहा है। तो उससे एक थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन दिल में आ जाता था कि मैं अकेली दुखी नहीं हूँ, सब दुखी हैं। तो इस चक्कर में मतलब ये रहा। लेकिन हाँ, इफ़ेक्ट बहुत हुआ। हमारे जो लोग बाग जो बिल्कुल एक स्तर पर आ गए थे, वो सच में फ़ोन करके हमसे बोल रहे थे कि आप कुछ पैसे की हमारी मदद कर दो, कुछ पैसे की हमारी मदद कर दो। ऐसा काफ़ी लोगों का फ़ोन आया और ऐसा किया क्योंकि उन लोगों को खाने पीने को भी नहीं था घर में। तो ये स्थिति को बहुत ख़राब फेस करना पड़ा। एजुकेशन में क्या लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट्स मानती हैं? और व्यापार में अगर देखा जाए तो कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो इसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कहें या चल रहा था एटलीस्ट, और कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिनको आज तक भी वापस से वो पटरी पर नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अभी हम लोग ये बात करें कि कोरोना समय था इसलिए ये हो गया, कोरोना समय था इसलिए ये हो गया, लेकिन जब फार्मास्यूटिकल वालों ने बहुत कमाया, फार्मास बहुत अच्छा चला, जितना भी ग्रॉसरी चली, कि राशन वालों ने जितना भी पैसा ज़्यादा लेना था लिया उन लोगों ने। उसके अलावा हॉस्पिटल्स का बहुत अच्छा हो रहा। और मतलब ऐसा नहीं है कि जो, लेकिन अभी तक भी जूझ रहे हैं, तो उसमें वो लोग जूझ रहे हैं जिनका एक होता है ना कि पैसे की कमी आने से जो हमारी लग्जरी पर हम लोग खर्च करते थे, हम लोग जो अपने ऊपर करते, जैसे कपड़े वाले सब परेशान चल रहे हैं, हमारे होटल वाले काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और ये जो लोग सच्ची में जिनको अपन मानते थे सबसे सोने चांदी वाले, अब सोने के भाव इतने बढ़ गए हैं, वैसे ही इतनी गरीबी आ गई थी, लोग अब एक्स्ट्रा पैसा जो होता था, कैश पैसा जो होता था, वो अभी काफ़ी कम है। इस वजह से ये परेशानियाँ ये सारे सेक्टर्स सह रहे हैं, अभी भी सह रहे हैं, और मुझे लगता है अगले 2-3 महीने भी सहना पड़ेगा। क्या लगता है कुछ इस दौरान, क्योंकि आप एक बिजनेस वूमन हैं, इतनी सारी आप ऑर्गेनाइजेशंस या इतने सारे आप काम करती हैं, आपके अंडर में भी बहुत सारे लोग वर्कर्स काम करते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ जो लगे कि हाँ लॉकडाउन में ये लोग वाकई बहुत परेशान हुए हैं और आपको मेमोरेबल रही वो कहानी? मेरे को मेमोरेबल ये कहानी रही कि क्योंकि मैंने लॉकडाउन में काफ़ी काम किया लोगों के साथ में, जिसकी मैं मदद कर सकती थी, हम लोगों ने मदद करी है। बिल्कुल, आप सोशल कॉज से भी जुड़ी हैं। लेकिन जैसे मैंने जो देखा, 1-2 जन तो ऐसे थे कि मतलब घर के बाहर आके बैठ गए कि हमें कुछ रुपए दे दो ताकि हम राशन पानी खरीद लें। तो मैंने उनको ईमानदारी से ये बोला कि भाई राशन पानी तो मैं ही दे दूंगी तुमको, तुम्हारी लिस्ट मुझे दे दो। तो ऐसे काफ़ी लोग थे जिनको मतलब जो हर रोज़ कमाते थे, हर रोज़ खाते थे, वो सब लोग तो परेशान, दिहाड़ी बोल तो। और हमारे से रिलेटेड बहुत ऐसे जो लोग होते हैं जो हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं। दूसरा मैं देख रही थी क्योंकि सीनियर सिटीज़न क्लब हमारा है, तो सीनियर सिटीजन्स काफ़ी बेचारे परेशान हो गए, बोर हो गए इस समय में, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बंद हो गए, घुट गए एक्चुअली। और जिन लोगों को पूरा दिन घर में रहने की आदत नहीं थी और एक साथ सारा सह नहीं सकते एक्चुअली, भले ही घर की बहुएं हो या काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें एक तरफ से देखो तो परेशान भी हुए, दूसरी तरफ से देखो तो मैं जो इसको पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मैं ले रही हूँ वो यह है कि काफ़ी अच्छा सामंजस्य भी हुआ इस चक्कर में। काफ़ी सारे बच्चों को ये भी समझ आया कि घर अच्छा होता है, घर का खाना बहुत अच्छा होता है। और जो हम लोग पहले के लोग जो कहते थे भाई हाथ धो के अंदर आओ, हाथ धो के काम करो, हाथ धो के ये करो, तो वो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप सारी चीज़ें जो हमें हमारे बुजुर्ग सिखाते आए हैं, हाँ, वो वापस से सब सर्कुलेशन पे आ गया। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, तो वो हिस्ट्री रिपीट कर रही है। तो हमारे मारवाड़ी घरों में तो वैसे भी हर बात में हर 5 मिनट में हाथ धोना ही पड़ता है, नहीं तो डांट पिटती है। लेकिन अभी सबका साथ ये हो गया कि नहीं, अपनी हाइजीन का ध्यान रखो, अपने आसपास की हाइजीन का ध्यान रखो। तो इसको मैं पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ। और घर का खाना बच्चों को अच्छा लगने लग गया है, उनको ये समझ आ गया कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे या फास्ट फूड नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तब भी हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। प्लस उन्होंने अपने घर वालों को समझ
समझना शुरू किया, उनके साथ में रहे, उनको अवॉइड नहीं किया और उनके साथ काफ़ी अच्छा अपना वो बनाया, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। पॉजिटिविटी भी कहीं ना कहीं आई है। मैं इसको ज़्यादा पॉजिटिविटी में ले रही हूँ एक्चुअली लॉकडाउन को, बिल्कुल। कि लॉकडाउन हुआ तो हम सब आपस में रहे, एक दूसरे को देखने की, सहने की, और जो हमारे अंदर सहनशीलता और ज़्यादा बढ़ी होगी आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी। आसपास में भी थोड़ा मेल मिलाप, और जैसे आसपास में तो हम लोग नहीं मिले क्योंकि ये डर था कोरोना नहीं हो जाए। ओके। इसलिए घर वालों में ही मिलते रहे बस। तो पर इसमें पॉजिटिविटी ये रही, पर हाँ जिन लोगों को परेशानी हुई फाइनेंस वाइज, पैसे वाइज, उनको सही में हुई। इसके अलावा ऐसी कोई परेशानी नहीं थी पैसे के अलावा। आपको भी लगता है मैम मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा सफ़र किया है इसमें? हाँ मिडिल क्लास ही सफ़र करता है वैसे भी हर जगह पे, क्योंकि गरीबों को, किसानों को तो सरकार ने बहुत कुछ बांट दिया। बिल्कुल। उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये आ गए, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब उन्होंने कम कर दिया। लेकिन हम जैसे लोग जो थे मिडिल क्लास लोग, उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये कहना चाहिए उन लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है, क्योंकि सैलरीज भी काट ली गई। जो मतलब 50% सैलरी पे लिया है, कई लोग किसी सैलरी पे लिया है, तो उन लोगों ने काफ़ी फेस किया है इस समय को। लेकिन अब पढ़ाई की बारी आती है तो स्कूल वाले तो फीस मांग ही रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, बेचारी मम्मियाँ पापा ऑनलाइन में फंसे पड़े हैं। बिल्कुल। जहाँ हम लोग बोलते थे कि आप फ़ोन मत छेड़ो, ये मत करो, वो मत करो, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। उनको अब जो बीमारियाँ इसकी वजह से आने वाली है वो आएगी। तो जो हम सिखा रहे थे वो हम सब खुद ही करने लग गए हैं। तो ये अगर ये स्कूल्स जो ये अपना रहे हैं तरीका, आपकी नज़र में ये सही नहीं है? मेरी नज़र में कि ऐसा पढ़ाई किस काम की है जिसमें मम्मी पापा पढ़ाई करके दे रहे हैं, बस मुझे ऐसा लगता है। अगर हम 2-3 महीना नहीं भी पढ़ते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि आप उतना कोर्स छोड़ के आगे करवा दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो तो खुद पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं KG, LKG, नर्सरी और फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें ऐसा उनका कोई भविष्य डिपेंड नहीं कर रहा था उन चीज़ों पर। तो आई थिंक कि उनको 2-3 महीना आप नहीं पढ़ाओ, सिर्फ रिक्रिएशन करवाओ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाओ जिससे उनको सिर्फ लाइफ स्किल्स डेवलप हो। तो मेरा ये मानना है कि जो हम लोग उनको पढ़ाई करा रहे हैं, पढ़ उधर मम्मी होमवर्क कर करके और शीट्स को स्कैन कर देता, आई डोंट थिंक दिस इज गुड। कोई काम। हाँ, आई डोंट थिंक। जी, ये तो हुई मैम लॉकडाउन की बात। आज का यूथ किस दिशा में जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? सहनशील है, मेहनती है, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है, क्या? मेरे घर पे भी मतलब 4 बच्चे हैं जी। तो मैं जब उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब तरह के बच्चे हैं। कई बच्चे हैं जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, सच में चीज़ को समझना चाहते हैं, और जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या कैसे रह रहे हैं तो उनमें सहनशीलता भी आती है। और ये हम माँ बाप का काम है बिल्कुल, कि उनको कैसे आपको सहनशीलता प्लस उनके गुस्से को कंट्रोल प्लस उनके लिए हमें क्या चीज़ करनी है। और अगर बच्चा इतना आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है या चीज़ को नहीं मान रहा है या आगे बढ़ने की उसमें क्षमता नहीं दिखा पा रहा है, तो उसमें बराबर की गलती हमारी है। क्योंकि हम पहले तो बच्चे को पुचकारते रहते, बेटा तू बैठ, तेरे को खाना खिला देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, या तेरे को ये कर देती हूँ, कंफर्ट जोन, है ना, कंफर्ट जोन में रखते हैं। फिर हम कहते हैं तू ये नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा, अचानक से कर रहा, तो हम मतलब ये नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ में तो हम नहीं चला सकते ना बच्चे को, हम कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे बच्चे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को आपको वो ही संस्कार या वो ही शिक्षा देनी चाहिए जो आप चाहते हो शुरू से वो चीज़ें। तो उसमें पहले अपनी काउंसलिंग जरूरी है कि मुझे मेरे बच्चे को कैसा देखना है। जब वो 20 साल का हो जाएगा तो हमारी वो काउंसलिंग 10 साल से शुरू हो जानी चाहिए बच्चे के लिए, कि उस समय तक मेरे बच्चे को, क्योंकि उनको कहना चाहिए ठंडी रोटी भी खा, ये भी कर, वो भी कर। आप हॉस्टल में जाओगे तो आपको कोई मम्मी गरम रोटी नहीं परोसने वाली है, या आपको एकदम से गरम गरम नाश्ता नहीं मिलने वाला है। तो सप्ताह में 2 दिन अपने बच्चे को ठंडा रोटी खिलाओ, सुबह उठा के आनी चाहिए। यस, उसको ये सब चीज़ आनी चाहिए। थोड़ा सा उससे बोलो यार आज ये 2-3 शर्ट तू धो ले, मेरे भी कपड़े निचोड़ के सुखा देना। तो ना ये सब चीज़ सप्ताह में एक बार अपने बच्चे को करानी चाहिए, ताकि उसकी लाइफ में उसको कभी भी किसी के सामने भी झुकना नहीं पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारी शिक्षा है उसको। उस दिन बच्चे को ऐसा लगेगा कि यार मम्मी ये क्या कर रही है, लेकिन असली शिक्षा यही है जिंदगी जीने की।
तो और सब करेगा, बड़ा से बड़ा ऑफिसर को भी कई बार ऐसी, अभी जैसे कोरोना ही ले लो, बिल्कुल ठीक है। कोरोना समय में ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि मेरे को अगर किसी की माँ को कोरोना हो गया है तो वो तो बेचारी बाहर आ नहीं सकती है, बाहर सब रो रहे हैं। बिल्कुल। क्यों रो रहे? क्योंकि हमने कभी काम ही नहीं किया था, है ना। तो ये जो कोरोना समय ने हमें ये सिखाया है कि हमें सब कुछ आना चाहिए, मुझे ही नहीं, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, सब काम हर एक को अपना काम एटलीस्ट आना चाहिए। तो इस कोरोना समय में ये बहुत बड़ी चीज़ लोगों ने फेस करी है जिनके घर में कोरोना हुआ, कि हम तो अंदर हो गए क्वारंटीन, अब बाहर वाले सब बेचारे परेशान हो रहे हैं, अब रोटी कौन बनाए, कपड़े कौन धो, सुखाए कौन, लाए कौन, प्रेस कौन करे। तो मतलब मेरा सोचना है I don't think। नहीं, बिल्कुल ठीक सोचती हैं मैम आप। मैम, ये कहा जाता है कि जो लेडीज़ बाहर काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, वो एक अपने अंदर एक चीज़ कहीं ना कहीं उनको फील होती रहती है, वो इस बात से दुखी होती रहती हैं कि कहीं ना कहीं घर में कुछ ना कुछ चीज़ छूटती जाती है, रिश्तों में ले लें, कहीं ना कहीं जो वर्क और होम लाइफ जो कहते हैं उसके बैलेंस में कहीं ना कहीं वो अंदर वो चीज़ें उसको फील होती जाती हैं। आपने कभी फील की है ये चीज़? नहीं, मैंने कभी नहीं की। कभी नहीं की। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो सास है वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, इसलिए करती है क्योंकि मैंने उन्होंने मेरे को अगर आगे बढ़ाया तो मैंने फैमिली को उतना ही वजूद दिया, और हर औरत को देना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। हम लोग को ये कंपैरिजन वहाँ से नहीं करना चाहिए कि यूरोप में या जो भी है लेडीज़ वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। हम अगर हमने भारत में जन्म लिया है तो हमें घर का काम भी करना पड़ेगा, और हमें बिजनेस करना है तो ये हमारी चॉइस है, वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन घर का काम, घर की जिम्मेदारी हमारी चॉइस नहीं है, वो करनी ही है। तो वो हमें ये अगर एहसास है तो हम कितना भी बड़ा काम करेंगे, कितने भी बड़े बन जाएंगे, कितना भी आगे बढ़ेंगे, पूरी फैमिली का सपोर्ट आपके ऊपर है। अदरवाइज अगर मैंने बोला कि नहीं मुझे तो इससे आगे बढ़ना है, मुझे तो इससे करना है, फिर वो आपकी फैमिली आपसे छूटती है। आपको ये देखना है कि मुझे मेरी फैमिली के साथ में इनके, और ये फैक्ट है, मतलब मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं मतलब 27 साल से तो मैं काम कर ही रही हूँ, तो 27 साल से मेरा एक्सपीरियंस है कि आप फैमिली को दुखी करके या फैमिली को अवॉइड करके आप कभी भी खुशी खुशी काम कर ही नहीं सकते हो, आप वो अचीवमेंट्स नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ पा ली तो आपने क्या चीज़ छोड़ दी, ये आप समझ लो। अगर मैं मेरे पति से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तो मैंने उसका प्यार छोड़ दिया। अगर मैंने तलाक भी ले ली तो मैंने क्या पा लिया, करोड़ों रुपए जमा करके भी क्या पा लिया। तो हमारे जो इंडिया में जो एक संस्कृति है, मैं उसके साथ हर औरत को ये कहना चाहती हूँ, उस संस्कृति के साथ, उस परिवार के साथ, और आप बहुत आगे बढ़ो, आपको कोई रोकेगा ही नहीं। और आपको कोई छेड़ दे या आपके लिए कुछ, आपको कुछ हो जाए तो आपका पूरा परिवार खड़ा है वहाँ पर आपके साथ में। बिल्कुल। तो ये चैलेंजेस वगैरह जो सिस्टम आपका तैयार है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए लोग बोलते हैं ना, महिला ये कर सकती है, मैंने कहा महिला सब कर सकती है, लेकिन अपनी सीमाओं में कर सकती है। मैं उसके लिए कभी नारे नहीं लगाती महिला सशक्तिकरण के लिए। ऐसा नहीं है, मैं मेरे फुल फ्लैश्ड बिजनेस संभालती हूँ घर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेरे परिवार को नाराज़ करके आगे आ जाऊँ। नो, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आगे चलना। आपको परिवार को भी उतना ही टाइम देना है, आपके पति को, आपके बच्चों को आपकी आवश्यकता है, आपको उनको टाइम देना चाहिए। जैसे मेरा जो मैंने रूटीन बना रखा है कि मुझे सुबह 2 घंटा मेरे परिवार को टाइम देना ही देना है, 1 घंटा फिर खुद को टाइम देना है। 9:30 बजे मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, 1:30 पौने 2 बजे एक बार घर जाती हूँ। आप मतलब 2:30 बजे से 4 बजे तक मेरा मोबाइल साइलेंट पे रहता है। उस समय मैं कोई फ़ोन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मुझे परिवार के साथ रहना है। उस समय मेरी सास की भी बातें सुननी है, ससुर की बातें भी सुननी है, बच्चों की बातें भी सुननी है। अगर फ़ोन बजता रहता है तो आपका फिर ध्यान उधर ही जाता है। वो जो जॉय है वो आप खोना नहीं चाहती। तो वो मैंने आज तक कायम रखा हुआ है। उसके बाद मैं वापस से 4 बजे अपने बिजनेस में लगती हूँ। उसके बाद वापस 7:30 बजे से मैं मेरे परिवार के साथ हूँ। तो मुझे वो अपने को सामंजस्य बिठाना है, और बिठाना चाहिए। ये हम सबकी नीड है, और हमारे बच्चों को भी ये नीड है। ये बात का हमारी जो सारी महिला व्यूअर्स हैं उन सबके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मतलब करना चाहिए। और आप खुश, आपका परिवार खुश, तो आपका ग्लो ही अलग होता है, आपकी चीज़ें ही अलग होती है, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी थिंकिंग, आपकी बॉडी का जो
एक लैंग्वेज होती है, वो सब बहुत अच्छी और वो होती सारा है। कहीं ना कहीं आपके अचीवमेंट्स में पॉजिटिवली आप हैप्पीली अचीव कर पाते हैं अगर मैं सारी खुश हूँ तो आप मेरे से बात करना चीज़ें। चाहोगे, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो आप मेरे को अवॉइड करना चाहोगे। सभी खुश मिजाज लोगों को पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है मैम। मैम आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, आउटस्टैंडिंग पर्सन अवार्ड मिला है, भामाशाह अवार्ड मिला है, लाइफ फुलफिलिंग अवार्ड मिला है, मोस्ट हार्ड वर्किंग वुमन अवार्ड मिला है, सुपर वुमन ऑफ उदयपुर अवार्ड, बेस्ट बिजनेस वुमन अवार्ड मिला है, एंड गोज ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है। इतने सारे अचीवमेंट्स, इतने सारे अवार्ड्स, सबसे बड़ा अचीवमेंट जो आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने पाई हुई और आप वाकई दिल से उस दिन खुश हुई थी कि हाँ ये चीज़ थी जो मैं करना चाहती थी? मतलब अवार्ड्स में जो भी अचीवमेंट्स या अवार्ड्स की उस लिस्ट में भी वो नाम हो सकता जब है, हम लोग बिल्कुल। दिल से काम करते तो ये छोटे से छोटा अवार्ड भी मेरे को बहुत मायने रखता है। अच्छा लगता बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है किसी ने हमें एडमायर किया बिल्कुल, और हमें ये बिल्कुल। दिया, हमारे efforts को Yes, पहचाना हाँ, at least। तो मतलब अवार्ड्स तो सारे सारे बराबर अच्छे हैं। हैं, पर मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं ये मानती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रखा है एंड दे ऑल लव मी। ये मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी लाइफ में मानती हूँ। फैमिली से आप जो अपना बॉन्डिंग है, जो अपना जुड़ाव हाँ। है, वो सबसे बड़ा मानती हैं यस, आप। मैं फैमिली मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर मैंने लाख रुपया कम भी कमाया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश होने चाहिए। सीबीसी के व्यूअर्स को आपकी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत आगे बढ़ो, बहुत मेहनत करो, और जितना आप अपने आप को शांत रखोगे, जितना आप लोग अपने आप को खुश रखोगे, आप सामने वाले को उतना ही खुश रख पाओगे। और आपको आगे बढ़ने से, मतलब मैं तो कहती हूँ कोई भी गगनचुंबी को चूमने से कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए आपको अपनी मन में एक शांति, गुस्से को कम, और अपने आप को पहचानो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए भी टाइम निकालो। और सब लोग अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, बहुत ज़रूरी। उन्हीं के साथ हम जो एक मस्ती मजाक बचपना जो वो लेके आते हैं, वो दोस्त लेके फ्रेंड्स आते हैं, के बिल्कुल साथ ही ठीक होता है। तो वो सब आपको करना है और पॉजिटिविटी के साथ दुनिया में आगे बढ़ना है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो ये थी डॉक्टर श्रद्धा गट्टानी जी हमारे साथ, और आज हमने फ्रंटलाइन फेस में बहुत सारे मुद्दों पे बात की। हमने कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स पे बात की, हमने यूथ को लेकर बात की, हमने फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर बात की, और कई सारी चीज़ों में हमने जो सार मैम की बातों का निकल के आया वो कहीं ना कहीं ये था कि फैमिली, फ्रेंड्स और आपके रिश्तों का जो रोल है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे आगे भी, और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।